Okay, I'm sharing my screen again. So now, is my screen visible? Yes, ma'am. My screen is visible. Okay. So now let us discuss the 5 important activity measures. Now we have understood what are activities, what are all those activities that we were discussing. Activity हमें समझ में आ गया है कि एक बिजनेस में एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक एक्टिविटी में आपके पैसे ब्लॉक होते हैं, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है, और जितना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा उतना आपकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो एक बिजनेस का प्रोसेस जो हम ऑपरेशंस में पढ़ते हैं, अपने ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, क्योंकि आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट, अगर आपका ऑपरेशंस एंटायर प्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ या ऑपरेशंस में भी वो सर्विसेज का हो, एनीथिंग, उसका अगर वो स्मूथ होगा ना, तो आपकी मतलब आपका एक्टिविटीज बहुत स्मूथली चल रहा है, और जितना स्मूथ हो गए आपके सारे ट्रांजैक्शन, उतना आपका फंड जो है वो ब्लॉकेज कम होगा, और आपके जो लिक्विडिटी है वो हाई होगी। सीधी सी बात है, वर्किंग कैपिटल वो कम लगेगा, वर्किंग कैपिटल की ब्लॉकेज कम लग रही है, मतलब आपका फंड कम अटक रहा है बिजनेस में। पैसे अटकने नहीं चाहिए कहीं पर भी, कहीं पर भी अगर ब्लॉकेज हो रहा है आपको वो नुकसानदायक है, इट विल हैम्पर योर प्रॉफिटेबिलिटी। फाइन। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द 5 important एक्टिविटी मेजर्स। वन सच इज इन्वेंट्री टर्नओवर। सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री टर्नओवर। व्हाट इज इन्वेंट्री टर्नओवर? नाम से ही समझ में आ रहा है, हमारी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री क्या, स्टॉक, स्टॉक ऑफ अवर रॉ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ अवर डब्ल्यूआईपी, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, या फिनिश गुड्स, किसी भी चीज को ले लो, वो कितनी ज्यादा टर्नओवर हो रही है। तो सीधी सी बात है, अगर मेरा रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छा टर्नओवर हो रहा है तो बाकी सारी चीज अपने आप टर्नओवर हो रही है। टर्नओवर, इट शुड मूव ऑन। टर्नओवर मतलब क्या, मूव ऑन, कितना बार रोलिंग हो रहा है। अपने बिजनेस में हम अपने पैसे को कितना बार रोल कर सकते हैं। देखो मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना कि 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपए को हार्दिक को देकर मैं बैठ गई, 10% इंटरेस्ट मिल गया, खुश होकर बैठ गई चुपचाप। इसका मतलब 1 लाख रुपए दिया, 10% इंटरेस्ट मिला, 10,000 रुपया कमा के चुपचाप बैठ गए। फाइन। वही 1 लाख रुपए को अगर मैं 10 बार रोल करती हूँ मार्केट में, 10 जन को देती हूँ, और 10 जन से वही 1 लाख रुपए से 10-10 हजार करके कमाती हूँ, तो आई जेनरेट डबल द इनकम, दैट इज 1 लाख का 2 लाख मैं जेनरेट कर लूंगी। कीपिंग माई वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड, मेरा वर्किंग कैपिटल 1 लाख ही रहा, बट आई जेनरेटेड 2 लाख। सो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टर्निंग ओवर माई अमाउंट ऑफ मनी। मैंने, देखो मैंने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाया क्या, नहीं बढ़ाया ना, No, ma'am. नहीं बढ़ाया, 1 लाख रिमेन्स कांस्टेंट, मेरा वर्किंग कैपिटल 1 लाख ही है, बट मैंने 2 लाख रुपए कैसे जेनरेट की, जब मैं अपनी इन्वेंट्री को या मैं अपने रॉ मटेरियल्स को, कुछ भी आप ले लो, उसको टर्न ओवर कर रही हूँ, बार बार बेच रही हूँ, बार बार बेच रही हूँ, प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, देन अगेन बेच रही हूँ उसी को, कीपिंग माई वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड। ठीक है। सो द फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़े हैं, फाइनल अकाउंट्स में हम लोग किए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड मींस माइनस, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज कॉल्ड योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके बाद आ गई आपकी एवरेज इन्वेंट्री विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाती है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री ये हुई, इसका अलग से फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे कि क्या है। आप लोग सिर्फ ये याद रखो कि इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है। फाइन। एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर का कॉन्सेप्ट समझ में है क्या है? Yes. इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब इन्वेंट्री कितनी बार घूमा, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं कि अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, उससे डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री को। फाइन। नेक्स्ट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड, काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मेजर्स बोल सकते हो या इंडिकेटर बोल सकते हो। एक फर्म की लिक्विडिटी का काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है मेरा कलेक्शन पीरियड या कलेक्शन कितने दिनों में हो रहा है। मैंने जो डेटर्स को जो उधारी दी है, उधार में देते हैं ना हम सामान, सारा सामान कैश में ही बिकेगा ऐसी बात नहीं है, कुछ चीजें हम उधार में भी बेचते हैं। तो उधार में जो बेच रहे हैं उसमें कुछ लोगों ने, तो कुछ लोग अच्छे हैं भाई अपने टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग 10 दिन बाद कर रहे हैं, कुछ 15 दिन बाद कर रहे हैं, कुछ लोग 2-4 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर जितने दिन मेरा, जो मेरा ड्यू डेट है, मैंने तुमको उधार दिया 1 महीने का, तुम 1 महीने पे पेमेंट कर दिए, तो मेरा एक हिसाब है कि 1 महीने में मुझे पेमेंट आ जाएगी। अब कोई वही पैसे को ब्लॉक कर देता है तो मेरा बिजनेस में तो लिक्विडिटी का एक डिस्टर्बेंस आएगा ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं अपना कलेक्शन कितने दिन में कर रही हूँ, सो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इंपॉर्टेंट।
ACP is equals to accounts receivable by annual sales by 360. Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज योर एवरेज पेमेंट पीरियड. अब आप पेमेंट कितने दिनों में कर रहे हो? अब देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड जितना कम रहे उतना अच्छा है ना? एवरेज कलेक्शन पीरियड जितना कम रहेगा मतलब मेरा कलेक्शन जितनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है, राइट? नेक्स्ट है एवरेज पेमेंट पीरियड. अब पेमेंट पीरियड में क्या हो रहा है, मेरे जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने मुझे उधार दिया है, मुझे भी तो कोई उधार देगा बिजनेस में, सप्लायर्स होंगे या बैंक है, कोई भी हो सकता है, मुझे भी उनको पेमेंट करना है, उनका ब्याज पेमेंट करना है या उनका नॉर्मल पेमेंट करनी है सप्लायर को, तो वो मुझे कितने दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं. तो अब पेमेंट पीरियड जितना मतलब जितना ज्यादा मुझे मिलता है उतना आई एम अर्निंग एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देयर. मुझे एक अपॉर्चुनिटी का हाई प्राइस मिल रहा है वहां पर. मुझे जितना ज्यादा क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, क्रेडिट पीरियड देखो किसी को ज्यादा तभी मिलता है जब उसका मार्केट में ब्रांड वैल्यू अच्छा हो. एक बिजनेस को पेमेंट मतलब उधार कितने दिन के लिए देगा आपको? अगर क्रेडिट पीरियड दे रहा है तो क्रेडिट पीरियड तभी आपको ज्यादा देगा जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी बिजनेस अच्छी चल रही है, राइट? तभी होगा ना. तो अगर मुझे एवरेज पेमेंट पीरियड ज्यादा मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो गुड इंडिकेटर दैट आई एम गेटिंग मोर मीन्स व्हाट टू से, मुझे अच्छा एक टाइम पीरियड मिल जा रहा है अर्न करने के लिए. नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स बाय नेट फिक्स्ड एसेट. इसका मतलब क्या होता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का? देखो फॉर्मूला इज ऑलरेडी मेंशन्ड देयर. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर मतलब मेरा जो फिक्स्ड एसेट में पैसा ब्लॉक किया है, राइट? मैंने मशीनरी लगाई, मैंने पूरा फैक्ट्री लगाया, सेटअप किया, बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स में हम पैसे लगाते हैं, राइट? अब फिक्स्ड एसेट कितना टर्नओवर हो रहा है? अब वो कैसा फिक्स्ड एसेट? तो नॉर्मली आप देख लो फिक्स्ड एसेट तो टर्नओवर होगा नहीं. मशीनरी तो भाई अपनी बैठी हुई है जगह पर. मशीनरी पे क्या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और जनरेट करके बेच रहे हैं. बट आप ये देखो मेरा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर क्या होता है, हम कितना सेल्स कर रहे हैं. ओवरहेड पढ़ा है ना हमने कॉस्टिंग में. Yes, ma'am. ओवरहेड में जब हम पढ़ते हैं तो जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम लेते हैं ओवरहेड्स, जो भी Yes, ma'am. है ना. तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट जो है वो भी तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है. दिस इज आल्सो नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट, राइट? तो फिक्स्ड एसेट भी तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है. तो अपने जो सेल्स कर रहे हैं पर यूनिट सेल्स जो कर रहे हैं वहां से हम निकालते हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर. तो मेरा जो फिक्स्ड एसेट में पैसा लगा हुआ है वो दैट इज एक्चुअली दैट इज नीड टू बी डिवाइडेड बाय सेल्स. सेल्स से जब हम डिवाइड करेंगे अपने नेट फिक्स्ड एसेट को तो हमारा पता चलेगा कि फिक्स्ड एसेट कितना टर्नओवर हुआ. क्लियर है? फाइन. देन टोटल एसेट टर्नओवर. अब टोटल एसेट में आपका फिक्स्ड और करंट दोनों आ जाता है, इसलिए टोटल एसेट टर्नओवर मतलब कीपिंग माय दिस मच ऑफ एसेट, फाइन, मैं कितना सेल्स कर रही हूँ. इसका आप सीधा समझ सकते हो कि मेरा पर यूनिट सेल्स पे कितने एसेट्स को मैंने यूटिलाइज किया या मैंने एसेट्स को रिटर्न दी. ये भी बोल सकते हो कि मेरा जो टोटल सेल्स है पर यूनिट सेल्स है उसमें मैं एसेट का पर यूनिट कितना यूटिलाइज कर रही हूँ, वही होता है टोटल एसेट टर्नओवर. आपके जो टोटल एसेट्स हैं आप सेल्स करने में कितना एसेट को यूटिलाइज किए हो, क्लियर, या रिटर्न जनरेट करके दिए हो अपने एसेट को, दोनों ही हिसाब से आप बोल सकते हो. क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो एसेट्स पे पैसे लगाए हुए हैं, एसेट नीड समथिंग इन रिटर्न. आपका जो एसेट्स आपने लगाया इन्वेस्टमेंट किया उसको तो कुछ रिटर्न चाहिए, रिटर्न चाहिए ना. जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वैसे तो एसेट्स को भी तो कुछ रिटर्न चाहिए भाई, वो भी तो कुछ मांगेगा, Yes, ma'am. राइट? तो वो हमारा सेल्स के पर यूनिट सेल्स के हिसाब से हम उसको देते हैं. जितना ज्यादा हम सेल्स जनरेट करते हैं माना जाता है उतना ज्यादा हम अपने एसेट्स को दे रहे हैं. दिस इज फॉर योर कॉन्सेप्ट, योर अंडरस्टैंडिंग. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ओके. ओके, स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. अब अपने स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को समझते हैं कुछ कुछ. अब देखो स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, फाइन. अब इसमें एवरेज कन्वर्शन पीरियड आ जाता है. एवरेज कन्वर्शन पीरियड इज इक्वल्स टू 365 बाई 12 बाई 52 डिवाइडेड बाई एसटीआर, दैट इज स्टॉक और टर्नओवर रेशियो, कुछ भी बोल सकते हो, फाइन. एवरेज इन्वेंट्री, ये सारे फॉर्मूला आपको आप लोग को याद करना पड़ेगा. मेक अ नोट ऑफ इट, अदरवाइज यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल दिस थिंग. एवरेज कन्वर्शन पीरियड क्या है, कितने दिन में कन्वर्शन हो रहा है,
तो नॉर्मली हम लोग 365 पकड़े एक साल का, डिवाइडेड बाय 12 बाय 52, फाइन, डिवाइडेड बाय योर STR जो आपका स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंट्री रेशियो, व्हाटएवर यू कैन से। एवरेज इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, ये समझ में आ गया। These ratio indicates the number of times the inventory is rotated during the relevant accounting period. Clear? समझ में आया Yes. ना? Stock inventory turnover ratio. A high stock turnover might mean increased efficiency, but dependent on the type of business. Supermarkets might have high stock turnover ratio, whereas a shop selling high value musical instrument might have low stock turnover ratio. दोनों प्रॉफिट बरोबर कमाएंगे, लेकिन जो हाई वैल्यू चीजें होती है ना, उनका टर्नओवर बहुत हाई नहीं होता है। कुछ कुछ चीजें होती है जिसका टर्नओवर हाई रहेगा, बट कुछ कुछ चीजों का टर्नओवर हाई नहीं भी रहता है। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ। Low stock turnover could mean poor customer satisfaction if people are not buying goods. Debtors turnover ratio क्या है? This is also called the debtors velocity or average collection period or period of credit given. Clear है? Debtors कितने दिनों में पैसा दे रहे हैं, वही है debtors turnover ratio. That is net credit sales by average receivables. Now average collection period again is equals to 365 by 52 by 12 divided by DTR. This ratio tells about the time taken to collect money from the debtors. Fine. Average collection period should shorter the better. ये मैंने पहले ही बताया, वही चीज है. Gives a measure of how long it takes the business to recover debts. CTR, net credit purchase by average papers. ये देखो, average collection period shorter the better, average payment period higher the better. Fine, clear है? जो भी समझे वही चीज है यहाँ पर. Assets turnover ratio, fixed asset ही clear हो चुका है. Asset turnover is equals to sales turnover by assets employed. Using assets to generate profit, assets turnover multiplied by net profit margin is equals to ROC, that is return on capital employed. ये जो ROC है इसको बोलते हैं return on capital employed. Clear है? Yes, ma'am. ये सारे, ये तो मैंने आप लोग को शेयर किया है कल. Yes, ma'am. मैम ये जितने भी प्रैक्टिकल ये पोर्शन है इसमें से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल मतलब इम्पोर्टेंट कौन सा है? सारे सिर्फ जितने इम्पोर्टेंट वाले हैं उतने ही पढ़ाए जा रहे हैं आप लोग को. मतलब नहीं, मतलब इनमें से हो सकता है ना एक दो है, तो आपको क्या लगता है कौन सा इम्पोर्टेंट है? मैं बता दूंगी. अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट ही कराया मैंने, तो अभी तक जितने हैं वो इम्पोर्टेंट है. ओके, ठीक है. अब आ जाता है नेक्स्ट, क्योंकि देयर आर लॉट मेनी आर देयर, बहुत रेशियोज हैं, तो सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले ही हम लोग कर रहे हैं. ओके. सारा करेंगे तो नहीं कर सकेंगे. और मैम इसमें तो बहुत सारा फॉर्मूलाज है ना, तो सारा ही लर्न करना है. यस, फॉर्मूला में कुछ भी आपके पास ऑप्शन, देखो लर्न नहीं करना होता है. आप अगर 2 या 3 सम्स करोगे तो अपने आप आ जाएगा. कहाँ पे क्या लगाना है आपको आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा. लर्न करने से लर्न नहीं होता है. फाइनेंशियल फॉर्मूला लर्न करने से कुछ भी लर्न नहीं होगा until unless you practice it. आप जब तक सम्स नहीं करोगे 5-10 इधर उधर से यहाँ, नहीं, क्योंकि ना काफी सारा ऐसा फॉर्मूलाज है जो बहुत सिमिलर है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा. नहीं, करते करते ही होगा. लर्न करके ये सब चीजें नहीं हो पाती है, आपको करके हाँ, ही लर्न तो हाँ, नहीं हो पाएगा. ये आपको करके करना होगा. जैसे आपने 10, सपोज आज दिन भर बैठ के 5 या 10 सम्स प्रैक्टिस की, तो आपको 10 सम्स अगर के 10 फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएंगे. इसका कोई सब्स्टिट्यूट ऑप्शन नहीं है. फाइनेंस अकाउंट्स लेके पढ़ोगे तो आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिकल. इसको थ्योरेटिकल पढ़ के खाली नहीं होने वाला. इतना फांकी मारने से नहीं चलेगा. ठीक है, गाना चला दो साइड में और चुपचाप बैठ के मैथ्स करो टिक टिक करके. चलो, हाँ, दिस इज व्हाट वी डिड. हमने भी ऐसे ही किया. रात भर आराम से एफएम लगाते थे और आराम से मैथ्स करते रहते थे. इट्स नॉट दैट समथिंग यू नीड टू डू इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग. आप देख देख के ही सम्स को कर रहे हो कि इसमें क्या है. बहुत सारी एंटिटीज हैं या बहुत सारे डिफरेंट वेरिएबल्स आप देख रहे हो. बहुत सारे नए नए आइटम्स के नाम आ रहे हैं. तो अभी क्या हो गया, 11-12 के बच्चे क्या कॉपी किताब उनकी दिख ही नहीं रही अकाउंट्स की. हम लोग तो कॉपी इतने भरे होते थे हमारे कि मेरे कॉपी, अब तो सब चले गए इधर उधर.
इतनी कॉपीज होती थी हमारी। हम लोग क्या करते थे, सम्स को एक एक आइटम को समझना है तो यू कैन डू इट ओनली बाय प्रैक्टिसिंग इट। आपको देख देख के भी करना है। तो जब आप करोगे खुद से, जब लिख लिख के करोगे, उसका देखो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग इज द बेस्ट, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। यस, यू कंबाइन द हाइब्रिड मोड, बट यू शुड नॉट फॉरगेट द ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग। फाइन, चलो लेट अस मूव अहेड विथ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दिस इज द अनदर पार्ट।